दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। दरबारियों से खचाखच भरा हुआ था विकासनगर का राज दरबार, लेकिन फिर भी वहाँ मौजूद था ऐसा घोर सन्नाटा कि अगर सुई वहाँ गिरती तो ज्वालामुखी के फटने सा विस्फोट होता। और वह सन्नाटा था उस पिंजरे के कारण जो दरबार के बीचों बीच रखा हुआ था, और उस संदेश पत्र के कारण जो भोकाल के हाथ में थमा हुआ था। विकासनगर वासियों, बिना पिंजरा खोले इस सिंह को पिंजरे से बाहर निकालकर बुद्धि की धार दिखाओ या फिर तलवार की धार देखने के लिए तैयार रहो। राजा सनकीदेव। इस विचित्र पहेली ने विकासनगर वासियों के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया था कि उसका हल करके उन्होंने राजा सनकीदेव की इस चुनौती को या तो बुद्धि से जीतना था या फिर जीतना था तलवार से। एक अनोखे द्वंद्व से घिरा हुआ था विकासनगर का हर धनुर्धर का मस्तिष्क। भोकाल ने तलवार खींचकर जिसका अंत कर दिया। राजा सनकीदेव को हम इस पहेली का उत्तर तलवार से देंगे। यह आवाज़ राजदरबार के मुख्य द्वार की तरफ से गूंजी थी। नहीं, उस शख्स के मुख से जिनका चेहरा बुद्धिमत्ता के तेज और कदम आत्मविश्वास की दृढ़ता से भरे हुए थे। शान से चलता हुआ वह रानी मोहिनी के सामने पहुंचा और फिर उसके मुख से गूंजी वह शांत और प्रभावशाली आवाज़, मुझे गुणिक कहते हैं महारानी। अवसर दें तो मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ कि जिस कार्य को लाखों तलवारें नहीं कर सकती, उसे एक बुद्धि पलक झपकते ही कर डालती है। स्तंभ महारानी गुणिक नामक उस व्यक्ति को आज्ञा दे दी। कुछ ही क्षणों बाद मोम का जो सिंह शान से पिंजरे में मौजूद था, वह पिघलकर तेजी से बाहर की तरफ भाग रहा था। सभी फटी फटी आंखों के सामने ही सिंह बिना पिंजरा खोले पिंजरे से बाहर पहुंच चुका था। बुद्धि के उस जादूगर की बदौलत जिसने सिद्ध कर दिखाया था कि तलवार का बुद्धि से कोई मुकाबला नहीं, और जिसके लिए भोकाल सहित सभी के मुख से एक ही स्वर निकला, वाह। जबकि रानी मोहिनी के कंठ से निकले प्रशंसा से लबालब भरे हुए शब्द, आपने दिखा दिया मान्यवर गुणिक कि हर सुख सुविधा से संपन्न हमारे राज्य में उच्च कोटि बुद्धि की कमी थी। आपको विद्वान प्रमुख के पद पर नियुक्त करके हम इस कमी को पूरा करते हैं। धन्यवाद महारानी। विकासनगर की समस्याओं का तलवार से निवारण करने वाला भोकाल पहले ही विकासनगर के पास था। अब उन समस्याओं का बुद्धि से निवारण करने वाला गुणिक भी विकासनगर को मिल गया था। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका निवारण न तलवार कर सकती है न बुद्धि, और ऐसी समस्याओं को महामारी का नाम दिया जाता है। और जब महामारी आती है तो न उससे तलवार वाला बच पाता है और न बुद्धि वाला। विकासनगर में फैली यह बीमारी तेजी से अपने शिकार की संख्या बढ़ा रही थी और उन्हें बना रही थी मौत का शिकार। धीरे धीरे गंभीर रूप धारण करती यह समस्या राजदरबार तक जा पहुंची। नगर में एक फैला यह क्षय रोग तेजी से विस्तार कर रहा है और धीरे धीरे संपूर्ण विकासनगर को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। इसके स्फटिकीकरण में आप क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री महोदय? मैंने इस विषय में संपूर्ण विकासनगर के वेदों से मंत्रणा की है महारानी, जिससे यह चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है कि क्षय रोग के फैलने के जो कारण होते हैं उनमें से एक का भी नगर में कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। बड़े बड़े आयुर्वेदिक चार्य आश्चर्यचकित हैं कि आखिर वह क्या कारण है जिसकी वजह से यह रोग इतनी तेजी से राजधानी में फैल रहा है। काफ़ी जांच पड़ताल के पश्चात इस रोग के फैलने का एक ही कारण सभी वेदों की नज़र में आया है, और वह है
रोगी के शरीर पर पाया जाने वाला वह छोटा सा निशान जो मनुष्य के शरीर पर तब पड़ता है जब उसे कांटा या सुई चुभाई जाए। इसका क्या तात्पर्य है पता नहीं। अभी जांच पड़ताल जारी है, शीघ्र ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच पड़ताल के पश्चात किसी निष्कर्ष पर पहुंचना था, लेकिन भोकाल की मुख मुद्रा बता रही थी वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच गया है। विकासनगर का यह भीड़ भरा बाजार जहां मौजूद थी स्वस्थ व्यक्तियों की भीड़, लेकिन इस भीड़ में मौजूद बहुत से व्यक्ति अब स्वस्थ रहने वाले नहीं थे। इस लवादाधारी व्यक्ति के हाथ में थमी सुइयां और उसकी आंखों में नृत्य करती नफरत इसका प्रमाण थी। इस समाज के कारण मुझे 6 रोग लगा है, मैं इस सारे समाज को इसका रोगी बना दूंगा। इन सुइयों की सहायता से जो मेरे उस खून से बुझी हुई हैं जिसमें भरे हुए हैं 6 रोग के जीवाणु, इन सुइयों को मैं इस तरह लोगों को चुभोकर उनके रक्त में रोग के कीटाणु पहुंचाकर उन्हें 6 रोगी बना रहा हूं। और ऐसा मैं तब तक करता रहूँगा जब तक विकासनगर के बच्चे बच्चे को इस रोग का रोगी नहीं बना देता। जिस घिनौने खेल को वह लंबे समय तक खेलने की सोच रहा था वह आज ही ख़त्म होने जा रहा था, और इसका प्रमाण था सुई चुभोने के लिए बढ़ते उसके हाथ का उसके दर्द से जुदा हो जाना और भोकाल के हाथों में रक्त रंजित तलवार का थमे होना। स्वास्थ्य मंत्री की बातें सुनते ही मैं समझ गया कि 6 रोग का इतनी तेज़ी से फैलना किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई जीवाणु युक्त सुई लोगों के शरीर में चुभोकर उन्हें रोगी बना रहा है। और अनंत मैंने तुझे ढूंढ ही लिया पापी, तूने मुझे नहीं अपनी मौत को ढूंढा है भोकाल। बल्ला की फुर्ती से उसने दूसरे हाथ में थमे कई सुइयां भोकाल की तरफ उछाल दी, लेकिन भोकाल ने ना उन सुइयों को अपने तक पहुंचने का मौका दिया और ना ही उसे दोबारा सुइयां फेंकने का। तू इसी दंड का हकदार था। तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग करके भोकाल ने न्याय कर दिया, लेकिन भोकाल का यह न्याय किसी की नज़रों से अन्याय था। प्रतिशोध लेना हमारे कुल की परंपरा है। समाज ने तुझे जो रोग प्रदान किया उसका प्रतिशोध समाज से लेकर तूने अपने कुल की परंपरा का निर्वाह करके कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन तुझे मौत के घाट उतारकर भोकाल ने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं सौगंध खाता हूँ जब तक भोकाल से तेरी हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लूँगा तब तक न मैं अन्न को हाथ लगाऊंगा और ना ही अपने केसों में गांठ लगाऊंगा। मेरे षड्यंत्र में फंसकर तड़प तड़प कर मरेगा भोकाल। भोकाल के विरुद्ध कई षड्यंत्रों का ज्वालामुखी सुलग रख चुका था, जिसका विस्फोट जल्दी विकासनगर के राजदरबार में हुआ। सावधान, मैं 7 दिनों के अंदर रानी मोहिनी की हत्या कर दूंगा। अज्ञात हत्यारा। कौन है यह हत्यारा और वह हमारी हत्या क्यों करना चाहता है? यह पत्र किसी विपक्ष व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज लगती है। नहीं, इस संदेश को इतने हल्के से लेना ठीक नहीं स्वामी। पत्र जिसने भी भेजा है वह अवश्य चाचा जी की हत्या करना चाहता है। चाची की। रूपसी का कहना एकदम उचित है मावली, हमें इस अत्यंत गंभीरता से लेना होगा मावली। मैं आज ही सेनापति प्रवीण कुमार से मंत्रणा कर महारानी की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करता हूँ। मात्र सुरक्षा व्यवस्था से ही कुछ नहीं होगा मावली, आपको हत्यारे को पकड़ने के लिए भी प्रयत्न करना होगा। रानी मोहिनी की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी कर दी गई। सैनिकों के साथ महल के तीनों छोरों को सेनापति प्रवीण कुमार, उपसेनापति रणधीर सिंह और महामंत्री चंद्रमणि ने संभाला था, और चौथे छोर पर भोकाल स्वयं मौजूद था।
लेकिन मात्र सुरक्षा व्यवस्था में ही व्यस्त नहीं था भोकाल। उसकी हत्यारे की तलाश भी जारी थी और उसकी वह तलाश इस गड़रिये की सूचना के साथ पूरी हुई। मैं आज जब जंगल से बकरियां चराकर लौट रहा था तो मैंने वहां स्थित शिव मंदिर में 4 व्यक्तियों को बैठे देखा। वेशभूषा और चेहरे से वे चारों व्यक्ति मुझे संदिग्ध लग रहे थे। भोकाल, धन्यवाद मित्र, मैं उन्हें देखूंगा। यह सूचना मिलने के पश्चात एक पल भी वहाँ नहीं रुका। भोकाल तुरंत ही गड़रिया के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। इसी मंदिर के बारे में गड़रिया ने मुझे बताया था। यह 4 हथियारबंद व्यक्तियों की मौजूदगी इस बात की पुष्टि भी करती है कि गड़रिया ने जो कहा वह सत्य है। यह अवश्य महारानी की हत्या की योजना बनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ये चारों समले इससे पहले ही मुझे उन पर वार कर देना चाहिए और फिर आक्रमण। अप्रशिक्षित भोकाल का आक्रमण जिससे ना वे संभल पाए और ना ही भोकाल ने उन्हें संभलने का कोई अवसर दिया। इस समय इन्हें अचेत करना ही उचित है ताकि इन्हें राजमहल में जाकर इनसे पूछताछ करके विकासनगर के विरुद्ध रचे जाने वाले सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जा सके। चारों को उच्चेत कर जैसे ही चारों अचेत हुए, भोकाल उन्हें लेकर राजमहल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस षड्यंत्र को वह फाश करना चाहता था उसका निशाना विकासनगर नहीं, वह खुद था। और उस षड्यंत्र में वह बहुत जल्द ही फंसने वाला था, क्योंकि उस षड्यंत्र की आग अत्यधिक कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी रानी मोहिनी तक जा पहुंची थी। उस व्यक्ति के रूप में जिसका उद्देश्य उसके हाथ में थमे चमचमाते खंजर के रूप में स्पष्ट नजर आ रहा था। तेरी हत्या करने का जो प्रण मैंने लिया था रानी मोहिनी, उसे पूरा करने में तुझ तक आ पहुंचा हूँ मैं। खच। जैसे ही खंजर की धार रानी के कंधे में प्रविष्ट हुई, वैसे ही उसके कंठ से चीख उबल पड़ी। तुरंत ही चीख की प्रतिक्रिया हुई और सेनापति प्रवीण कुमार सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। ओह! हैरान खड़े रह गए सभी। लेकिन हैरान खड़े रह गए क्योंकि अगर वे खड़े ही रह जाते तो हत्यारा रानी मोहिनी को लाश बनाकर गिरा देता। रानी को शिकार बनाने आया, खुद शिकार बन चुका था। ये कच्छ में पहुंचा कैसे? इस गुप्त रास्ते से। जंगल में स्थित शिव मंदिर में जाकर देखो, वहाँ मौजूद 4 व्यक्तियों की क्या स्थिति है। उन दुष्टों के बारे में पता करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं महारानी, मैं इन्हें यहीं ले आया हूँ। इन चारों की यह दशा किसने की? मैंने। ये चारों शिव मंदिर में आपकी हत्या की योजना बनाने में व्यस्त थे, इसलिए मैं इन्हें अचेत करके यहाँ ले आया। ये तुमने उचित नहीं किया भोकाल। ये चारों उस गुप्त रास्ते की सुरक्षा हेतु शिव मंदिर में मौजूद थे जो हमारे कक्ष में शिव मंदिर में जाकर ही खुलता है। ये हमारे अत्यंत विश्वासपात्र गुप्तचर सैनिक थे, इसलिए हमने इन्हें वहाँ तैनात किया था। लेकिन बिना कारण जाने तुमने इन्हें अचेत करके वहाँ से हटा दिया, जिसका लाभ इस हत्यारे ने उठाया और वह हमारी हत्या करने यहाँ आ पहुँचा। भोकाल फटी फटी आंखों से हत्यारे को और सभी हैरानी से भोकाल की तरफ देख रहे थे। हर एक की दृष्टि में भोकाल के लिए प्रश्न मौजूद थे, जिन्हें तुरंत ही समझ गया भोकाल। अच्छा हुआ हत्यारे को सही समय पर समाप्त कर दिया गया। अगर वह महारानी का अहित करने में सफल हो जाता तो जो प्रश्न सभी की आंखों में मौजूद हैं, मेरे लिए उनका उत्तर देना कठिन हो जाता। राज विद्वान गुणिक ने बोलकर शांत किए प्रश्नों के उस तूफान को। जो कुछ हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए महारानी। अच्छा तो यही है कि आपकी हत्या करने से पहले ही हत्यारे को मौत के घाट उतार कर यह
मामला शांत ही कर दिया गया। आप ठीक कह रहे हैं गुड़ीक महोदय, जो मामला राजमहल वालों के लिए समाप्त हो गया था वह किसी के लिए अभी शुरू ही हुआ था। यह मेरे षड्यंत्र की समाप्ति नहीं, आरंभ है भोकाल, क्योंकि अभी तो मेरे षड्यंत्रों के शिकंजे ने तुझे फंसाना आरंभ किया है। इन षड्यंत्रों की समाप्ति तो तेरे जीवन की समाप्ति के साथ ही होगी और तुझे उस समाप्ति की तरफ ले जाएंगे ये पत्र, जो एक बार फिर हिलाकर रख देगा सारे राजदरबार को। रानी मोहिनी, मेरे एक प्यादे को मारकर ये मत समझ लेना कि तेरे सिर पर मंडराता मृत्यु का काल साया टल गया। 7 दिन गुजरने में अभी 3 दिन बाकी हैं और इतने ही दिन बाकी हैं तेरे जीवन के। तुम्हारे प्राणों का शत्रु तुम्हारा वही अज्ञात हत्यारा। ओह, इसका तात्पर्य हमारी हत्या का षड्यंत्र रचने वाला अभी भी जीवित है। पहले की भांति अब वह आप तक न पहुंच पाए, इसका प्रबंध तुरंत करवाइए महारानी। रानी मोहिनी की सुरक्षा के प्रबंध पहले से अधिक कड़े कर दिए गए। रानी मोहिनी जहाँ भी जाती सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी उनकी सुरक्षा व्यवस्था में देखती थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे विकासनगर का प्रत्येक सैनिक अपनी रानी की सुरक्षा में जुटा हुआ हो, लेकिन उसकी जरा भी चिंता नहीं थी अंधेरे में छिपे उस षड्यंत्रकारी दिमाग के स्वामी को। हा हा हा, लगाओ विकासनगर की संपूर्ण सेना, रानी मोहिनी की सुरक्षा में लगाओ, परंतु रानी मोहिनी पर जो प्राणघातक आक्रमण होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब षड्यंत्र के जाल में पूरी तरह फंस जाएगा भोकाल। इधर भोकाल, महारानी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सायं महारानी का विकासनगर के समस्त निवासियों के बीच नागरिक अभिवादन जाना है। आज हमें उसका विशेष ध्यान रखना होगा कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति महारानी के पास न पहुंच पाए। चिंता न करें महाबली, मैंने सारा प्रबंध कर लिया है। महारानी के पास जो भी पहुंचेगा उसकी पूरी तरह जांच पड़ताल की जाएगी। और रही सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि सैनिकों की नज़र से बचकर कोई चींटी भी महारानी तक नहीं पहुंच सकती। आज 7वां दिन है, यह दिन किसी तरह गुजर जाए तो चैन मिलेगा। आज मुझे भी पूरी तरह सतर्क रहना है। उसी शाम कहीं कोई गड़बड़ नहीं, सभी कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। वैसे इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हत्यारा यहाँ आने का कदापि साहस नहीं कर सकता कि तभी एक भाला भोकाल के बगल वाले खंभे में आ लगा। यह भाला कहाँ से आया? किसने फेंका इसे? अरे, इस पर तो कोई पत्र बंधा हुआ है, देखूं क्या लिखा है इसमें। भोकाल ने भाले से बंधा पत्र खोला। पत्र में लिखे शब्द पढ़ते ही भोकाल ऐसे चौंका जैसे उसके हाथ में थमा पत्र एकदम देखता अंगारा बन गया हो। सावधान महाबली, लाल पोशाक और पीली पगड़ी वाला, गुलाबों की जिस माला को महारानी के गले में डालने उसमें एक छोटा मगर अत्यंत विषैला सर्प छिपा हुआ होगा। वह उस सर्प से डसवा कर महारानी की हत्या करना चाहता है। तुम्हारा शिवचिंतक। भोकाल के शरीर में सनसनी दौड़ती चली गई। फिरकने की भांति जब वह सामने मौजूद उस मंच की तरफ घूमा जहाँ रानी मोहिनी का अभिवादन हो रहा था, तो लाल पोशाक, पीली पगड़ी, गुलाबों की माला, वह व्यक्ति हत्यारा है। वह अपने हाथ में थमे गुलाबों की उस माला को महारानी के गले में डालने जा रहा है जिसमें विषैला सर्प छिपा हुआ है। मुझे उसे रोकना होगा और मेरे पास मात्र एक क्षण है, इसलिए उसे रोकने का इससे अच्छा साधन और कोई नहीं। इधर भोकाल के हाथ से छूटा भाला सनसनाया, उधर लाल पोशाक और पीली पगड़ी वाले के अधरों पर मुस्कान खेली।
उसने तेजी से माला रानी मोहिनी के गले में डाली और चीखते हुए रानी मोहिनी को एक धक्का दिया। बचिए महारानी। इधर महारानी नीचे गिरी और उधर उसके सीने के आर पार हो गया वह भाला। सभी के मुंह से एक साथ निकला, इस युवक ने अपने प्राणों का बलिदान देकर महारानी के प्राण बचा लिए। हत्यारे को विफल कर दिया इस युवक के बलिदान ने। महारानी पर भाला फेंकने वाला हत्यारा है कौन? भाला फेंकने वाले को देखने के लिए जब सभी की निगाहें भाले के आने की दिशा में घूमी तो सभी ऐसे जड़ हो गए मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। जड़ होते भी क्यों ना, भाला फेंकने वाले के रूप में उन्हें नजर जो आ रहा था, भोकाल। काटो तो खून नहीं, जैसी स्थिति थी भोकाल की। मैंने भाला महारानी पर नहीं उस युवक पर चलाया था जो महारानी के गले में सर्पयुक्त माला डालने जा रहा था। इस माला में तो कोई सर्प नहीं है, यह तो गुलाब के फूलों की माला है। लेकिन का जवाब उसकी बेगुनाही का प्रमाण उस कागज पर से मिट चुका था। यह पत्र उसके हाथ में फड़फड़ा रहा था, कोरा कागज, और अवाक से फड़फड़ा रहे थे उसके होंठ जिन पर कोई जवाब मौजूद नहीं था। अब भोकाल अपनी सफाई में कुछ कह पाता, इससे पहले ही सिंह की भांति गरज उठी रानी मोहिनी। खामोश, एक बलिदानी का अपमान मत करो। समस्त प्रजा ने देखा है इसे। मृतक ने अपने प्राण गंवाकर हमारे प्राण बचाए। हमारी हत्या का प्रयास करने वाला अज्ञात हत्यारा भोकाल ही है। बंदी बना लिया जाए इसे। स्तंभ खड़े रह गए। भोकाल। सैनिकों ने पलक झपकते ही बंदी बना लिया। इसी के साथ मानो सारी प्रजा चीख उठी, हत्यारे भोकाल को फांसी दो, मुर्दाबाद, फांसी दो भोकाल को। और यही चाहता था वह जिसके हलक से बैसी ठाकों का तूफान उबल रहा था। मेरे षड्यंत्र के जाल में आज पूरी तरह फंस गया भोकाल। अपने लाख प्रयत्नों के बाद भी वह अपने आप को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकता। भोकाल को अपने षड्यंत्र में फंसाने के लिए मैंने अपने 2 प्रिय पुत्रों को खोया है, एक रानी मोहिनी के कक्ष में और एक नागरिक अभिनंदन स्थल पर। इसलिए मुझे भोकाल के साथ साथ उसके 2 प्रियों के भी प्राण चाहिए। ऐसा होगा तभी मेरे पुत्र की आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हमारे कुल की परंपरा की रक्षा हो सकेगी और तभी लगेगी गुणिक की शिखा में गांठ। और गुणिक के मुंह से एक भयंकर हंसी छूट पड़ी। आगे क्या हुआ यह सब जानने के लिए चैनल कॉमिक्स तक में जाके इसका दूसरा भाग आप ज़रूर देख सकते हैं, जिसका नाम है फांसी दो भोकाल को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसके अगले भाग में चैनल कॉमिक्स तक पर।